ओके, हमने अभी स्टडी किया था स्टेप्स जो थे 3 बेसिक या जनरल स्टेप्स थे। पोज़ अ क्वेश्चन, डेटा कलेक्शन एंड बेस्ट आंसर पॉसिबल आंसर, ठीक है? फाइंड द बेस्ट पॉसिबल आंसर, ये 3 बेसिक स्टेप्स थे जिनको हमने अभी स्टडी किया था। अब जो हमारा एक रिसर्च प्रोसेस है वो बेसिकली जो है 6 स्टेप्स हैं, ये समझ लें डिटेल्ड या ब्रॉडली डिफाइंड स्टेप्स हैं जो यहाँ पर आपके सामने शो हो रहे हैं। लेकिन इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, काम बेसिकली वो 3 ही हो रहा है, लेकिन जितना शॉर्टली बताएं, ठीक है, उस लिहाज से 3 स्टेप्स में हो रहा है। अब उसको मज़ीद डिटेल में आपके सामने डिस्क्राइब किया जा रहा है और अब आपको ख़ुद समझ में आएगा कि आप ख़ुद रिलेट कर सकेंगे हर स्टेप को उन 3 के साथ कि ये कहाँ पर लाई कर रहा है। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग आ रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है, वो सिंपल पोज अ क्वेश्चन वाला स्टेप। इसमें क्या है कि आपने सबसे पहले आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना है, यानी आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो स्टडी है जो आप करने जा रहे हैं असल में उसमें क्या सवालात हैं आपके माइंड में जिससे रिलेटेड आप जवाब तलाश करना चाहते हैं, ठीक है, या वही सवालात आपके रिसर्च प्रॉब्लम कहलाते हैं, ठीक है। रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है कि वही सवालात वही स्टेटमेंट्स जो हैं आपकी रिसर्च प्रॉब्लम कहलाती हैं जो आप स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है रिव्यूइंग द लिटरेचर। जब आपको अपनी रिसर्च प्रॉब्लम क्लियर हो गई है कि ये आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है, इससे रिलेटेड आप आगे डाटा रिसर्च कर रहे हैं, अब आप क्या करेंगे, उसी प्रॉब्लम को आगे सॉल्यूशन फाइंड करने से पहले आपके माइंड में आएगा कि हो सकता है कि इस प्रॉब्लम से रिलेटेड पहले से कुछ स्टडी की गई हो, तो क्यों ना मैं उसे उठा के रिव्यू करूं, ठीक है, उस लिटरेचर को, तमाम एग्जिस्टिंग लिटरेचर्स को उठाकर मैं पढ़कर देखूं, हो सकता है कि मुझे वहाँ से कुछ क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि जितना भी एग्जिस्टिंग लिटरेचर है आप उसको रिव्यू करेंगे थ्रू लाइब्रेरीज़ या इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। तो आप डिफरेंट आर्टिकल्स उठाएंगे, डिफरेंट स्टडी मटेरियल्स उठाएंगे, ऑलरेडी रिसर्च मटेरियल, तो आप फिर उसको रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि इतने हो सकता है आपके सवाल का किसी हद तक जवाब वहाँ मौजूद हो, लेकिन फिर आपने अपने सवाल को में चेंज लाना है, क्योंकि रिसर्च जो होता है वो इनोवेशन होती है, वो ना कि पहले ही रिसर्च मटेरियल का आप सेम ही दोबारा अप्लाई कर दें और सेम ही रिजल्ट्स फाइंड कर लें, वो रिसर्च नहीं कहलाती। आप ये करेंगे, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड पुरानी रिसर्चेज उठाएंगे, उसमें अगर आपको आंसर्स मिल रहे हैं तो ठीक है, इसका मतलब है आपका जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशंस मौजूद हैं। अगर नहीं मिल रहे तो आप मज़ीद उसी गैप को क्लियर करेंगे अपने माइंड में और उस गैप को ही आइडेंटिफाई करेंगे। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद आप मज़ीद जो है आगे काम उस पर शुरू करेंगे। स्पेसिफाइंग अ पर्पज़ और रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस, इसमें क्या है कि आपने रिसर्च, जब आपने को गैप भी मिल गया स्टडी का, ठीक है, कि आपके माइंड में जो सवाल था उससे कुछ रिलेटेड तो आंसर्स मिल गए हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स या कुछ एरियाज ऐसे रहते हैं जो आज तक सर्च किए ही नहीं गए, ठीक है, कम्प्लीटली आपको आंसर्स नहीं मिले, तो आपका पर्पज़ क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में। आप उस पर्पज़ को स्पेसिफाई कर देंगे कि ये पर्पज़ है स्टडी करने का, और प्रीवियस रिसर्चेस का भी हवाला देंगे कि आपने ये स्टडी की हैं तो उनमें ये चीज़ें पता चली हैं, लेकिन इस बात का जवाब नहीं है, ठीक है, तो जो आप रिसर्च करना जा रहे हैं। फिर आप अपना यहाँ पर पर्पज़ या ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेंगे, तो आप क्या करेंगे, उन्हीं जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनसे रिलेटेड आप रिसर्च क्वेश्चन डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। पहले आपके माइंड में एक क्वेश्चन या एक प्रॉब्लम था, ठीक है, आपने उसको गैप फाइंड किया पुरानी स्टडीज़ के साथ, फिर उसको आपने आपका ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो गया, उसके बाद आपने अब डिफरेंट क्वेश्चंस अपने माइंड में बना लिए हैं कि अब आपने इन क्वेश्चंस का जवाब देना है, ठीक है, फाइंड करना है। उन्हीं क्वेश्चंस, आप उनको क्वेश्चंस की शेप भी बना सकते हैं और रिसर्च हाइपोथेसिस की शेप भी बना सकते हैं। हाइपोथेसिस में आप फ़र्ज़ कर लेते हैं, ठीक है, कि अपने उन्हीं सवालों को फ़र्ज़ कर लेते हैं, उनका कोई भी जवाब आप फ़र्ज़ कर लेते हैं अपने माइंड में, ठीक है। रिसर्च क्वेश्चन में क्या करते हैं कि आप सिंपल आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसे सब क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप 8th क्लास में एक न्यू मेथड से इंग्लिश पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप बता रहे हैं कि आपने इंग्लिश की स्टडी जो है स्टूडेंट्स में गैप देखा है, तो आप एक न्यू मॉडल इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं।
8th क्लास में इंग्लिश का, तो पर्पज़ आपने क्लियर कर दिया, ठीक है, कि आप इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए एक न्यू टीचिंग मेथड है वो इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। अब आप रिसर्च क्वेश्चन क्रिएट करेंगे कि क्या ये जो मेथड है ये इंग्लिश इम्प्रूवमेंट में यूज़फुल है, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। अब उसी को ही मैं हाइपोथेसिस में क्रिएट करूँ अगर, तो मैं लिखूँगी कि जो मेथड यानी कि मैं यूज़ कर रही हूँ वो इंग्लिश लर्निंग में को इम्प्रूव करने में हेल्प आउट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह मैंने फ़र्ज़ कर लिया है। तो यही दो बातों का फ़र्क है रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस में। आपकी स्टडी में या रिसर्च क्वेश्चन मैम जी ये जो हाइपोथेसिस है, इसमें हम वेरिएबल्स का रिलेशनशिप देखते हैं ना। हम हाइपोथेसिस में ही नहीं, हम अपनी पूरी स्टडी में जो है अबीरा माइक ऑफ करें अपना। हम अपनी पूरी स्टडी में ही जो है वेरिएबल्स का रिलेशन देखते हैं। हम सिर्फ हाइपोथेसिस में नहीं देखते। हमारी जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि हम अपनी जो भी स्टडी है उसमें रिलेशनशिप चेक करें दो वेरिएबल्स के दरमियान, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान, ठीक है। अब जिस तरह मैं एक मॉडल का जो इफ़ेक्ट है वो चेक करने जा रही हूँ इंग्लिश इम्प्रूवमेंट पे, ठीक है, 8th क्लास की इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग पर। तो अब दो ही चीज़ें हो गई हैं, यहाँ पर भी दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, एक न्यू मेथड ऑफ टीचिंग है और एक इंग्लिश लर्निंग है। तो इन दो में क्या फ़र्क आपस में पड़ रहा है, एक को पढ़ाने से दूसरे पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो वो जो रिलेशन मैं चेक करने जा रही हूँ वो असल में ही मेरी रिसर्च प्रॉब्लम है, ठीक है। हाइपोथेसिस नहीं होते वो। हाइपोथेसिस हम उसी प्रॉब्लम को फाइंड करने के लिए करते हैं। अबीरा क्लियर है? जी मैम। जी और जैसे मैंने रिसर्च की थी ना, तो मतलब चॉइस होती है ना, हाइपोथेसिस आप डेवलप कर लें या क्वेश्चन। जी जी जी, तो मैंने रिसर्च क्वेश्चन डेवलप किए थे। हाँ जी, चॉइस होती है, कोई मसला नहीं होता। जी जी। तभी मैं ठीक है, ओके। आपके सामने तभी मैंने एक स्टेटमेंट को क्वेश्चन बना के दिखाया और उसी को ही हाइपोथेसिस बनाया। जी जी, वो एग्जांपल दिए ना आपने, जी जी उससे क्लियर हो गया। ठीक थैंक यू मैम। यू वेलकम। उसके बाद नेक्स्ट है कलेक्टिंग डाटा। जब हम अपने रिसर्च क्वेश्चंस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर हम अब अपना डाटा कलेक्शन स्टार्ट करने लगते हैं, ठीक है। जब हम डाटा कलेक्शन कर लेते हैं उसी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो जितने भी हो क्वेश्चन, लाजमी नहीं है कि ये एक क्वेश्चन हो, यहाँ पर हम सब क्वेश्चंस भी डिज़ाइन कर लेते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स का एक एक क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर हम उनको सेपरेटली उनसे रिलेटेड हम डाटा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो आप लोग टेक्निक्स पूछ रहे थे कि किसी में डाटा हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू करते हैं, तो वो यहीं पर डाटा कलेक्शन में ही आके डिसाइड करते हैं हम अपनी रिसर्च की टाइप्स को देखकर या मेथड्स को देखकर कि हमें कौन सा मेथड सूट करेगा हम डाटा कलेक्ट करें, चाहे हम इंटरव्यू के थ्रू ले रहे हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू ले रहे हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू ले रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट बहुत सारे मेथड्स हैं, हम उन्हीं की बेस पे डाटा कलेक्ट करते हैं। देन हम एनालाइज एंड इंटरप्रेट करते हैं डाटा को, ठीक है। यहाँ पर एनालिसिस आ जाती है, डाटा एनालिसिस हम डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज़ करके, डिफरेंट फार्मूलाज को यूज़ करके डाटा को क्वांटिटेटिवली एनालाइज करते हैं और फिर उसी डाटा के को हम इंटरप्रेट करते हैं, हम रिज़ल्ट्स को निकालते हैं और उस रिज़ल्ट्स को हम रिज़ल्ट्स की बेस पे हम अपनी फाइंडिंग्स जो हैं वो हमें पता चल जाती हैं कि हमारे रिज़ल्ट्स या हमारे आंसर्स ये आ गए हैं। यहाँ तक तो सारा काम आपका हो गया। उसके बाद अब जितना भी काम आपने किया है वो रिपोर्ट की शक्ल में आप सबसे एट द एंड आप रिपोर्टिंग करते हैं और फिर इवेलुएटिंग रिसर्च, ठीक है। यानी एट द एंड अब आप लोगों की रिपोर्ट के बाद आप इवेलुएट करते हैं कि क्या आपकी रिसर्च जो है वो यूज़फुल रही या नहीं रही, या जो भी आपका फीडबैक बनता है वो एट द एंड आप अपनी रिसर्च के रिजल्ट्स में बता देते हैं, ठीक है। ये बेसिक स्टेप्स होते हैं। अब आप देखें तो इसमें सबसे फर्स्ट वाला आइडेंटिफाई रिसर्च प्रॉब्लम जो है पोज़ा क्वेश्चन को कर रहा है, उसके बाद जो लास्ट थ्री हैं, नेक्स्ट थ्री हैं वो डाटा कलेक्शन को कर रहा है और सबसे एंड वाले जो हैं वो आपके आंसर्स, ठीक है, वाला जो थर्ड स्टेप है उस पे बेस कर रहे हैं। तो ये बेसिकली उन्हीं मैम जी जी अभी ये जो रिव्यूइंग द लिटरेचर है मैम, ये जो रिसर्च डिजाइन है हम इसमें सेलेक्ट करते हैं ना, जो हमारा सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में करते हैं, रिसर्च डिज़ाइन में कहाँ? रिसर्च डिज़ाइन का वर्ड क्यों यूज़ कर रही हैं आप?
मैम लेकिन जैसे हम रिसर्च करते हैं उसमें रिसर्च डिजाइन भी तो होता है ना। होता है, लेकिन अभी तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। ये मैम सारी रिसर्च पढ़ी है ना तो हाँ जी, वो चीजें रिसर्च आ रही है डिज़ाइन जो माइंड में। है, वो जो रिसर्च डिज़ाइन की आप बात कर रहे हैं, वो आपका जो ये समझ लें कि चैप्टराइजेशन जब आप रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं ना एट द एंड, उस रिपोर्टिंग में रिसर्च डिज़ाइन के हवाले से एक आप ये समझ लें कि इंक्लूड करते हैं अपनी डिटेल कि आपका रिसर्च डिज़ाइन क्या था। वो यहाँ पर नहीं आता। रिव्यूइंग द लिटरेचर का एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर आपका पढ़ा हुआ है, आप उसे उठा रहे हैं, उसको रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है, उसे स्टडी करके देख रहे हैं। यहाँ रिसर्च डिज़ाइन में होता है या क्या नहीं होता, ये वो चीज़ें शामिल नहीं है। वो एक अलग रिपोर्ट राइटिंग की शेप है जिसमें आप रिसर्च डिज़ाइन पर जा रही हैं, ठीक है। ठीक है मैम, वो इतने अरसे बाद रिसर्च नहीं पढ़ी है ना तो वो चीजें रिवाइज हो रही है। जी जी, थैंक यू। यू वेलकम। उसके बाद है स्किल्स नीडेड टू कंडक्ट रिसर्च। रिसर्च कंडक्ट करने के लिए किन किन स्किल्स का आपके पास होना ज़रूरी है, तो ये बस सिंपली बहुत बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप जो है सिंपली आपका जो माइंड है वो इतना टेक्निकल होना चाहिए कि इसमें यहाँ पर सिंपल एक वर्ड यूज़ किया, सॉल्विंग पजल्स, कि ईजीली आप किसी भी पज़ल को सॉल्व कर सकें। अब यहाँ पर पज़ल से मुराद ये नहीं है किसी भी किस्म की गेम एक्टिविटीज़ और ये वो। यहाँ पर उनका कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हो तो आप उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकें, ठीक है, उस आंसर फाइंड करने के लिए, ठीक है, साइंटिफिक या वे में या सिस्टमेटिक वे में आप उसका आंसर फाइंड करने की कोशिश करें, तो वो चीज़ सॉल्विंग पजल्स में आती है, यानी कि आप टेक्निकली जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे उनको डील कर सकें। लेंथनिंग योर अटेंशन स्पैन, आपको रिसर्च करने के लिए अपना जो इंटरेस्ट है उसको बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो यानी जितना ज़्यादा आप अपनी तवज्जो को बढ़ाएंगे, अपनी सोच को बढ़ाएंगे, उतना ज़्यादा आप रिसर्च ज़्यादा अच्छे से अच्छे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लर्निंग टू यूज़ लाइब्रेरी रिसोर्सेज। लाइब्रेरी रिसोर्सेज को यूज़ करना आना चाहिए आपको बहुत अच्छा। अब आपने देखा होगा कि जब आप जाते हैं लाइब्रेरी में रिसर्च के लिए, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप कैसे इतनी ढेर बुक्स में से अपना रिलेटेड जो मटेरियल है वो तलाश करें। तो जिनको लाइब्रेरी का यूज़ नहीं आता वो सिंपली लाइब्रेरी में जाते हैं और घूम के वापस बाहर आ जाते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता, इतनी ढेर बुक्स में से ना काम का कुछ मिलता है। लेकिन जिनको लाइब्रेरी का यूज़ लाइब्रेरी रिसोर्सेज को यूज़ करना आता है, वो इजीली जाते हैं अपने उधर जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उनसे रिलेटेड मटेरियल होगा, वहां से वो सेलेक्टिव बुक उठाते हैं और उसको रिव्यू करते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा डिजिटल लाइब्रेरीज़ भी हैं आजकल, तो लाइब्रेरी में जाने के बाद उन्हें ये पता होता है कि हमने कैसे डिजिटली कंप्यूटर पे सर्च करनी है अपनी रिलेटेड बुक, और उसके बाद वो डायरेक्ट उसी जो है रैक तक जाते हैं और वहाँ से उन्हें उनकी बुक मिल जाती है। तो इसलिए आपको लाइब्रेरी रिसोर्सेज को यूज़ करना आना चाहिए। उसके बाद राइटिंग, एडिटिंग एंड मोर राइटिंग। आपको पता है कि जब आप रिव्यू में रिसर्च करते हैं तो उसका बहुत अहम पार्ट राइटिंग होता है, कि आपको राइट करना आना चाहिए कि आपने जो भी किया आप एज़ इट इज़ उठाकर किसी एग्जिस्टिंग लिटरेचर से एज़ इट इज़ उठाकर शामिल नहीं कर सकते। रिसर्च मटेरियल आपके नाम से तभी पब्लिश होता है जब वो आपका अपना लिखा हुआ हो, तो आप में लिखने वाली खसूसियत होना लाजमी है कि आप राइट भी कर सकें, एडिट भी कर सकें और फिर मज़ीद राइट कर सकें। इसका मतलब ये है कि आपको में पैराफ्रेजिंग टाइप की भी खसूसियत होना लाजमी है, कि यानी एक लिखे हुए को आप अपने अल्फाज में कैसे बदल सकते हैं, ये भी एक स्किल है, ठीक है। उसके अलावा आप जो है आप ख़ुद अपना कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आप कैसे राइट कर सकते हैं, तो ये स्किल भी होना आप में ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रिसर्च वेरिएबल्स का। रिसर्च वेरिएबल्स का टॉपिक है, तो रिसर्च वेरिएबल में हम सिंपली सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि वेरिएबल होता क्या है, ठीक है। वेरिएबल आप लोगों को खुद भी पता होगा कि ऐसी क्वांटिटी या क्वालिटी जो चेंज होती रहे, जो वेरीज हो, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है वेरिएबल मतलब जिसमें वैरायटी हो, तो एक ही रिज़ल्ट्स ना हो, रिज़ल्ट्स चेंज होते रहें, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, वेरिएबल कहलाती है, ठीक है। रिसर्च में सिंपल ही वेरिएबल को अगर हम डिफ़ाइन करें तो इट इज़ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और फिनोमेना, ठीक है, दैट यू आर ट्राइंग टू मैयर, ठीक है।
वो सिंपल जो चीज़ है जिसे आप मेजर करने जा रहे हैं वो वेरिएबल कहलाते हैं, और वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पर्सन भी, प्लेस, थिंग और फिनोमिना, एनी फिनोमिना, ठीक है। उसके अलावा अगर सिंपली देखें तो एनीथिंग दैट हैज़ अ क्वांटिटी और क्वालिटी दैट वेरीज, ठीक है। यानी कोई भी चेंजेबल क्वालिटी या क्वांटिटी जो है वो वेरिएबल कहलाती है। और सिंपली अगर मैम आवाज़ नहीं आ रही। सबको नहीं आ रही? मैम आवाज़ नहीं आ रही। मैम जब से वेरिएबल वाला टॉपिक स्टार्ट हुआ मैंने आवाज नहीं देखी। अच्छा, अब आ रही है मेरी आवाज़? यस मैम। ओके, जरा ये वेरिएबल मैं वेरिएबल दोबारा बता देती हूँ कि वेरिएबल जो होते हैं वो वेरिएबल इज़ एनीथिंग दैट हैज़ अ क्वांटिटी और क्वालिटी दैट वेरीज, ठीक है। यानी कि जो चेंजेबल क्वालिटी या क्वांटिटी हो वो वेरिएबल कहलाती है, ठीक है। वेरिएबल एक पर्सन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, प्लेस को भी, ठीक है, थिंग्स को भी, या किसी भी किस्म का फिनोमिना वो वेरिएबल कहलाता है, ठीक है, जिसको हम मेजर करने जा रहे होते हैं। अगर बात हो रिसर्च वेरिएबल की तो सेम वही वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर हम उस कॉन्सेप्ट को रिसर्च में यूज़ करें तो वो रिसर्च वेरिएबल बन जाता है, ठीक है। तो सिंपली यानी हम वेरिएबल को अगर रिसर्च में यूज़ करें तो रिसर्च वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। तो अब रिसर्च के कुछ वेरिएबल्स की टाइप्स हैं जो यहाँ पर आपके सामने मैंने लिखी हुई हैं। इसमें से कुछ बेसिक्स हैं जो कि मोस्टली यूज़ होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो बहुत कम यूज़ हैं, और कुछ जगहों पे तो शायद आपको मिलें भी ना। लेकिन मुझे ये जहाँ से भी वेरिएबल्स की टाइप्स मिली हैं और यहाँ पर मैंने कलेक्टिवली आपके सामने रखती हैं, ताकि अगर इन वर्ड्स में भी आपसे पूछा जाए तो आपको ये ना हो कि आपने इस चीज़ के बारे में सुना नहीं है, तो एक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके माइंड में सारी होनी चाहिए। तो टाइप्स कौन कौन सी हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल, मॉडरेटिंग वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल, कंट्रोल्ड वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल, कंफाउंडिंग वेरिएबल, कैटेगोरिकल वेरिएबल एंड कंटिन्यूस वेरिएबल। तो अब इसमें से जो आपने नाम सुने होंगे, तो मोस्टली कितने वेरिएबल्स के नाम आप लोगों ने सुने हुए होंगे? मैम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का तो सुना भी और पढ़ा भी है, हाँ जी, और लेकिन बाकी? बाकी तो आज ही देखे। बिल्कुल ऐसे ही है। कैटेगरिकल और कंटिन्यूअस का भी सुना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है कि इनमें से आपने कुछ का सुना होगा, कुछ नहीं भी सुने होंगे। तो मैं अब हम लोग यहाँ से वन बाय वन स्टार्ट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में पढ़ना, कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, ये दो वेरिएबल्स जो है ये मोस्टली यूज़ होने वाले वेरिएबल्स हैं, जो कि हमारे स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम का भी पार्ट होते हैं, ठीक है। और मोस्टली जो हमारी जो रिसर्च होती है वो इन्हीं दो के रिलेशनशिप को ही स्टडी करने का नाम है, ठीक है। तो इन्हीं दो के इफ़ेक्ट को चेक करने का नाम है, ठीक है। हम इन्हीं का ही एक दूसरे पर इफ़ेक्ट, इन्हीं का ही एक दूसरे के साथ रिलेशन, हम इन्हीं चीज़ों को स्टडी कर रहे होते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, और ये इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स भी हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के आप कुछ नाम जो हैं वो सुन लें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और क्या क्या कहा जाता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कॉज वेरिएबल कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल कहते हैं, प्रिडिक्टर वेरिएबल कहते हैं, एक्टिव वेरिएबल कहते हैं, इफ़ेक्टिव वेरिएबल कहते हैं, और ट्रीटमेंट वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के नाम हैं, और इसको सिंपली, बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं बता रही हूँ कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो अगर एक सेंटेंस में डेफिनेशन है वो है वेरिएबल दैट इज़ मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर। ऐसा वेरिएबल जिसे रिसर्चर जो है मैनिपुलेट करे, ठीक है। इस पर खुद पर किसी भी चीज़ के तब्दील होने से कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन इसको किसी और चीज़ पर तब्दीली लाने या फ़र्क पड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। और इस्तेमाल कौन करे? इसे रिसर्चर करे। तो वो जो वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। यानी वैसे ये आज़ाद होता है, ठीक है, किसी पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन इसको रिसर्चर यूज़ करता है अपनी स्टडी में, तो इसीलिए इसे कहते हैं कि अ वेरिएबल दैट इज़ मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफ़ेक्ट जो है हम किसी दूसरे वेरिएबल पे करने जा रहे हैं चेक,
तो यानी एक वेरिएबल का इफ़ेक्ट दूसरे पे चेक करने जा रहे हैं, तो जिसका इफ़ेक्ट चेक करना चाह रहे हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और जिस दूसरे पे चेक करना चाह रहे हैं तो वो डिपेंडेंट बन जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। यानी एक की वजह से दूसरे में चेंज ला रहे हैं, तो जिसमें चेंज ला रहे हैं वो डिपेंड कर रहा है पहले वाले पर, ठीक है। तो इस तरह आप अपने माइंड में याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज़ मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर। इसी तरह मैं डिपेंडेंट वेरिएबल पर अगर आऊँ तो डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज़ मैयर्ड बाय द रिसर्चर, वो वेरिएबल जो रिसर्चर अब मैयर करना चाह रहा है, ठीक है, जिसमें चेंज को वो स्टडी करना चाह रहा है, या किसी और वेरिएबल को इस्तेमाल करते हुए इस पर इसमें तब्दीली लाना चाह रहा है, तो वो जिसमें तब्दीली लाना चाह रहा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, यानी वो डिपेंड कर रहा है किसी और वेरिएबल पे, ठीक है। अगर उस वेरिएबल को इस पर अप्लाई करेंगे तो जब डिपेंडेंट वेरिएबल के रिजल्ट्स हैं चेंज हो जाएंगे। तो जिस वेरिएबल पे तब्दीली लाना चाह रहा है या जिसको मैयर करना चाह रहा है वो चीज़ डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाती है। क्लियर है? यस मैम। ओके, तो मैं अब इन दोनों की एक एग्जांपल देती हूँ कि इफ़ेक्ट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ऑन स्टूडेंट्स एकेडमिक अचीवमेंट। मैंने एक प्रॉब्लम या एक टॉपिक या एक स्टेटमेंट या एक क्वेश्चन आपके सामने रखा है, इफ़ेक्ट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ऑन स्टूडेंट्स एकेडमिक अचीवमेंट। अब हम किसका इफ़ेक्ट चेक करने जा रहे हैं? स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का, ठीक है। अब स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का जो इफ़ेक्ट है वो हम किस पर चेक करने जा रहे हैं? स्टूडेंट की अचीवमेंट पर। तो अब हम जिसका इफ़ेक्ट चेक करने जा रहे हैं, यानी जिस चीज़ को मैनिपुलेट कर रहा है, यूज़ कर रहा है रिसर्चर, वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे इस स्टेटमेंट में काम कर रहा है। अब हम जिस चीज़ पर वो इफ़ेक्ट स्टडी करने जा रहे हैं वो है आपका स्टूडेंट एकेडमिक अचीवमेंट, यानी हम उसमें तब्दीली को चेक कर रहे हैं, उसको मैयर करना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट की एकेडमिक अचीवमेंट पे क्या असर पड़ रहा है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट को इस्तेमाल करने से। तो यहाँ पर स्टूडेंट की जो एकेडमिक अचीवमेंट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाती है। क्लियर है? एग्जाम्पल के साथ आप लोगों के यस माइंड में मैम। क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको मिक्स नहीं कर देना इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को, क्योंकि इसमें सिर्फ एक वर्ड का फ़र्क है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर, डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ मैयर्ड बाय द रिसर्चर, ठीक है। तो मैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसके नाम जो हैं कुछ वो हैं प्रिडिक्टेड वेरिएबल, क्राइटेरियन वेरिएबल, ठीक है, इफ़ेक्ट वेरिएबल, आउटकम वेरिएबल, ठीक है। और सिंपली जो है ये वो वेरिएबल होता है जिसमें रिसर्चर का इंटरेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें रिसर्चर का इंटरेस्ट होता है, जिसके रिजल्ट से रिसर्चर को मतलब रिसर्चर को कंसर्न होता है, तो वो वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। अच्छा, मुझे यस मैम। ओके, आगे पढ़ाने से पहले मेरा ख्याल है आज इतना काफ़ी है, टाइम भी कंप्लीट हो रहा है आप लोगों का। आप लोगों की जीके की क्लास होगी आज? मैम कोई आइडिया नहीं है क्योंकि 2 दिनों से नहीं हो रही। अच्छा ठीक है,